नमस्कार, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से पूरी करने में लगे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है निर्देशन सेवाएं, गाइडेंस सर्विसेज, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के निर्देशन आते हैं, जिनमें शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन शामिल है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से वह शैक्षिक निर्देशन के बारे में बात करेंगे। शैक्षिक निर्देशन क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है और ये शैक्षिक निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पर जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में समझ हो सके और उनके आने वाली परीक्षाओं में जो बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत ये ऑप्शनल पेपर का है, गाइडेंस एंड सर्विस काउंसलिंग का, इसका भी लाभ मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और निर्देशन सेवाओं के अंतर्गत शैक्षिक निर्देशन को समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशन सेवाएं दो शब्दों का योग है। जो पहला शब्द है निर्देशन और दूसरा शब्द है सेवा। निर्देशन में हमने अर्थ और परिभाषा के माध्यम से समझा था कि निर्देशन जो है सलाह होता है या फिर सहायता होता है। ये एक सेवा की तरह कार्य करता है। इसके कार्य रूप को अगर देखें तो ये सेवा की तरह कार्य करता है और ये सलाह और सहायता जो होता है समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है, समस्या के समाधान हेतु। ये समस्याओं के समाधान के लिए हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। ये समस्याएं छात्र की स्थिति में, व्यवसाय की स्थिति में, राजनीति की स्थिति में या फिर अर्थव्यवस्था के माने, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें समस्याएं आती है। ये व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है। तो निर्देशन सामूहिक रूप में भी दिया जाता है और व्यक्तिगत रूप में भी दिया जाता है। ये हमारी समस्या की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारी समस्या व्यक्तिगत रूप में है या फिर सामूहिक रूप में। जनरली जो हमारी समस्याएं होती है वह व्यक्तिगत रूप में ही होती है, लेकिन कुछ कुछ स्थितियों में ऐसा देखा जाता है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं होती है जो एक समान होते हैं। जैसे छात्रों को परीक्षा का जो डर रहता है वो लगभग सभी छात्रों को होता है। तो इसके लिए सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन, सामूहिक निर्देशन का आयोजन किया जाता है। अब आगे जो हम बात करें निर्देशन सेवाओं को समझने के बाद कि निर्देशन सेवाएं कितनी प्रकार की होती। तो निर्देशन सेवाएं जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के निर्देशन सेवाओं में सबसे पहला जो है हम लोग को जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन और तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन। हम बारी बारी से तीनों के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है? यहाँ 2 शब्द है, शैक्षिक और दूसरा निर्देशन। हमने इसके पहले जो समझा वह निर्देशन के बारे में समझा कि निर्देशन
क्या होता है। अब यहाँ पर है जो शैक्षिक, शैक्षिक का संबंध जो है शिक्षा से, और शिक्षा के लिए जो निर्देशन दिया जाता है उसे हम शैक्षिक निर्देशन के नाम से जानते हैं। अब शिक्षा क्या है इसको हम समझते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के रूप में चलती है, और निर्देशन भी है जो एक प्रक्रिया के रूप में चलती है। ये दोनों एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस के थ्रू चलती है। अब शिक्षा जो है एक स्थिति तक नहीं चलती है, हर एक स्थिति में हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे औपचारिक रूप में सीखें या फिर अनौपचारिक रूप में सीखें। तो इन्हीं सबको समझते हुए हम शैक्षिक निर्देशन को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम जो है समझते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या होती है। एक शिक्षा शास्त्री हैं, विद्वान हैं, टी रेमंड। टी रेमंड के अनुसार से शिक्षा की परिभाषा जो दी गई है, उनका कहना है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मानव अपने को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। अब एक प्रक्रम के रूप में, यानी एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में चलता है, जहां जो है ये हमें विकास की ओर ले जाता है। अब विकास के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया विकास। तो शिक्षा भी है जो हम जब कुछ औपचारिक रूप से सीखते हैं, कुछ और अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। औपचारिक रूप से जो सीखते हैं वह हम विद्यालय स्थिति में और नियमित रूप से एक समय में बंद के, अनौपचारिक रूप में घर परिवार, पास पड़ोस, समाज आदि में सीखते हैं। तो एक मानव जो होता है अपने आप को भौतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, भौतिक अर्थात ये दुनिया के चकाचौंध जो दुनिया है, वातावरण के आधुनिकता का जो प्रवेश है वो चीज। सामाजिक स्थिति हम जिस समाज में रहते हैं, और आध्यात्मिक स्थिति अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में जो समझ होती है, इस चीज को लेकर के हम अपने आप को अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करता है। ये वातावरण में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं अपने आप को समायोजन करने का प्रयास करता है। शिक्षा एक ही ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को विभिन्न स्थितियों में समायोजित करता है, व्यवस्थित करता है। अब आगे हम शिक्षा की बात कर लिए, इसके बाद जो हम बात करते हैं कि शैक्षिक निर्देशन की क्या परिभाषाएं हो सकती है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो हम शैक्षिक निर्देशन के बारे में जो बात करें, इनमें इनकी जो परिभाषाएं हैं, दो शिक्षा शास्त्री हैं जो विद्वान हैं, उनमें जो है ब्रेवर का नाम है पहला। ब्रेवर का कहना है शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चेतनापूर्ण प्रयास है। शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयास शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं। अब इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति के बौद्धिक विकास, विकास जो होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, विकास के विभिन्न पहलू। तो विकास के विभिन्न पहलुओं में ये जो बौद्धिक विकास है, जो हमारे मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ये मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास आप लोग पढ़े होंगे प्रथम वर्ष में, तो उसी से इसको संबद्ध करता है। अब ये मानसिक विकास में जो सहायता प्रदान करता है हमारा शैक्षिक निर्देशन, एक चेतनापूर्ण प्रयास के रूप में, अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं वो होशो हवास में करते हैं। हम मदहोश की स्थिति में वो काम नहीं करते हैं जो कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो शैक्षिक निर्देशन तो दिया जाता है जो होश हवास में व्यक्ति जब रहता है तभी संभव है। इसमें शिक्षण की स्थिति हो या अधिगम की स्थिति, अर्थात जब हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हों या फिर कुछ सीख रहे हों,
ये सभी का प्रयास जो है हमारे शैक्षिक निर्देशन के एक पार्ट के रूप में, यानी कि शिक्षण और अधिगम, ये दोनों स्थितियां जो है शैक्षिक निर्देशन के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। ब्रेवर के परिभाषा के अनुसार से शैक्षिक निर्देशन की जो ब्रेवर की परिभाषा उसमें। अब हम अगली परिभाषा जो बढ़ते हैं वो जोन्स की परिभाषा है। जोन्स के अनुसार से क्या कहा जाता है उस चीज को हम समझते हैं। जोन्स का भी इसके संबंध में इसी अनुसार से करना है, लेकिन जो अपने अपने लोगों को करने का अंदाज अलग होता है, उसी अनुसार से जोन्स का भी अंदाज अपने तरीका का है। इनका कहना है कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता। इसके पहले हम जो है निर्देशन के बारे में स्पष्ट कर चुके कि निर्देशन जो है एक सलाह है या फिर सहायता है जो समस्या का समाधान और व्यक्तिगत रूप में, व्यावसायिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, ये सभी छात्रों को, इन सभी चीजों के बारे में हम सबसे पहले समझ रखा है। अब ये सहायता क्या करता है? विद्यालय स्थिति में, पाठ्यक्रम स्थिति में और विद्यालयों के जीवन से संबंध चुनाव और समायोजन के लिए अपेक्षित करता है। अब जोन्स महोदय जो कहते हैं कि एक ऐसी सहायता जो विद्यालय में छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यालय में होती, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा, उसके लिए विशेष निर्देशन की जरूरत होती। वह निर्देशन जो शैक्षिक रूप में होता है, पाठ्यक्रम से संबंधित भी परेशानियां होती है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस में कैसे पूरा करें, समय के साथ ये पूर्ण कैसे होगा, इन सभी चीजें के बारे में निर्देशन एक गाइडलाइन की जरूरत होती है। और यही गाइडेंस जो है शिक्षक प्रदान करते। विद्यालयों के जीवन से संबंधित, अर्थात विद्यालय में दो प्रकार की स्थिति होती है, एक करिकुलर स्थिति और एक को करिकुलर स्थिति। तो सह पाठ्यगामी अभी जो स्थिति होती है को करिकुलर एक्टिविटी, जिनमें हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती, उनका संबंध जो है जीवन में होता है। और जीवन से संबंधित वो कौन कौन से निर्णय लेंगे जो पाठ्यक्रम के साथ गतिविधि को करके और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इन सभी चीजों को समझते हुए सहायता जो दिया जाता है वह उनके जीवन में समायोजन का काम करता है, वो व्यवस्थित करने का काम करता है। अब इस चीज की जो एक अपेक्षित होती है, एक अपेक्षा होती है, एक स्थिति होती है कि हम इस चीज को वहां तक अचीव कर सकते हैं, ये सभी शैक्षिक निर्देशन से ही संबंध है। जोन्स की परिभाषा इस चीज को बताती है। अब शैक्षिक निर्देशन की परिभाषाओं के आधार पर हमने जाना कि शैक्षिक निर्देशन एक प्रयास है और यह प्रयास जो है विद्यालय के साथ, पाठ्यक्रम के साथ और विद्यालय जीवन से संबंधित चुनाव और समायोजन के लिए एक अपेक्षित है। यह हमारे शिक्षण और अधिगम के लिए किया गया प्रयास है और शैक्षिक निर्देशन के एक अंग के रूप में शिक्षण और अधिगम को समझा। इस प्रकार से हम जो कर सकते हैं अपने अनुसार से या उपर्युक्त परिभाषाओं के साथ कि निर्देशन निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, ये हमारा शैक्षिक निर्देशन। हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उद्देश्य का निर्धारण करना है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी चीज बनना है, ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। हमारा शैक्षिक जो निर्देशन दिया जाता है विद्यालय में पाठ्यक्रम के आधार पर और पाठ्यक्रम के चयन या को करिकुलर एक्टिविटी, हर एक स्थिति को देखते। और दूसरी चीज जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा और निर्देशन, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, इन दोनों में घनिष्ठता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। एक सिक्के में दोनों साइड हम लोग देखते हैं, अलग अलग चीजें लिखे होते हैं, लेकिन सिक्के एक ही होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हमारे शिक्षा और निर्देशन कार्य करते हैं। अब आगे जो हम समझेंगे शैक्षिक निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, इस चीज को हम समझने का प्रयास करें।
शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों में हम जो पहला उद्देश्य समझते हैं वह है छात्रों की अंतःशक्तियों को समझने में सहायक होता है हमारा यह शैक्षिक निर्देशन। छात्र की कौन कौन सी आंतरिक शक्तियां हैं, इन शक्तियों को किस प्रकार से समझा जाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की चीजों को बिना समझे हम किसी भी चीज के गाइडलाइन नहीं कर सकते। तो छात्र के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, उनके अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, इन सभी चीजों की पहचान करके ही हम उनको निर्देशन दिया जाता है। क्योंकि निर्देशन एक सलाह या सहायता होता है। तो सलाह या सहायता कब करेंगे? जब हम उसके गुणों को पहचानेंगे, जब हम उसके अवगुणों को पहचानेंगे, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, इन सभी चीजों को नैतिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर उनके गुण कौन कौन से हैं और उनके अवगुण कौन कौन से हैं। वो जल्दी क्रोधित हो जाता है या फिर किसी बात को अच्छे तरीके से समझता है, उस पर विचार विमर्श करता है। ये छात्रों की अंतःशक्तियां होती है और इनको समझ करके ही हम शैक्षिक निर्देशन का कार्य कर सकते हैं। ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरी जो उद्देश्य है शैक्षिक निर्देशन की, वह है छात्रों को उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराना। छात्रों को उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराना। कोई भी छात्र हमारा सृजनशील बालक है या फिर प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील, प्रतिभाशाली, या फिर मंदबुद्धि का है। इसकी पहचान हम कैसे करें? हम सबसे पहले उसके अंतःशक्तियों को समझ लिए, अंतःशक्ति के आधार पर उसकी क्षमताओं को ज्ञान किया जाएगा। वो बच्चा अगर सृजनशीलता का गुण होगा तो हमेशा नवाचार की ओर बढ़ेगा। वो बच्चा हर एक स्थिति में क्रिएटिव होगा और हर एक स्थिति में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करेगा और नया करके वो हर चीज को अलग तरीके से करेगा, अलग तरीके से करेगा जिसमें उसमें नयापन की भावना आएगी। अलग तरीके से करना। जनरली जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह सामान्यतः सृजनशीलता उनके अंदर देखा जाता है, लेकिन जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके अंदर इन चीजों का अभाव पाया जाता है। यानी कि उनकी अंतःशक्ति जो होती है उनकी शक्तियों में कमी पाया जाता है। इन्हीं क्षमताओं को समझ करके एक शैक्षिक निर्देशनकर्ता, एक अध्यापक, एक निर्देशनकर्ता जो है उसके अनुरूप जो है निर्देशन प्राप्त कर निर्देशन देने का कार्य करेगी ताकि उन्हें उपयुक्त और उचित शैक्षिक निर्देशन की प्राप्ति हो सके। शैक्षिक निर्देशन के अगले उद्देश्य में हम बढ़ते हैं। तो अगला जो उद्देश्य है उसमें हम समझते हैं पाठ्यक्रम चयन में सहायता। पाठ्यक्रम चयन में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम चयन में किस प्रकार से ये सहायक है, हम इस चीज को समझते हैं। शैक्षिक निर्देशन से हमें यह पता चलता है हमारे आंतरिक शक्तियों का ज्ञान होता ही है, हमारी क्षमताओं का ज्ञान होता ही है। साथ ही साथ हमें कौन सा पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए यह भी हमारे शैक्षिक निर्देशन में एक
पथ की तरह काम करता है, एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है, जिसको हम समझ करके आगे बढ़ते हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्यों में सफल होते हैं। मान लिया जाए किसी जो छात्र है उसको आर्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को कॉमर्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड में है, अगर उसको साइंस में नामांकन हो जाए, जो साइंस का है उसे कॉमर्स में, जो कॉमर्स है उसको आर्ट्स में, तो इसका पाठ्यक्रम का सही चयन नहीं हो पाएगा और पाठ्यक्रम के सही चयन के अभाव में जो है वह रास्ता भटक जाएगा और रास्ता भटकने के साथ साथ उसका निर्देशन जो है सफल नहीं होगा। इसीलिए जो पाठ्यक्रम का जो चयन है, जो भी बैकग्राउंड, उसकी जो रुचि और क्षमता के अनुसार से पाठ्यक्रम का चयन है, रुचि और क्षमता के अनुसार से उनके अंदर क्या है रुचि और क्या उसकी क्षमताएं, रुचि और क्षमता के अनुरूप जो है पाठ्यक्रम का चयन होना चाहिए और उसी अनुसार से शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। नहीं तो जो हमारा शैक्षिक निर्देशन व्यर्थ हो जाएगा और वह भटकाव की स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए यह जरूरी होता है कि छात्रों की कौन से विषयों में अधिक रुचि है और कौन से विषय पर पकड़ अच्छा है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं, इसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम की चयन किए जाने चाहिए। ये शैक्षिक निर्देशन में इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आगे जो बात करेंगे, अध्ययन की आदतों का विकास। अध्ययन की आदतों का विकास किस प्रकार से होता है, हमारे शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में ये किस प्रकार सहायक है, इसको हम समझते हैं। अध्ययन की आदतों का विकास। अध्ययन की आदतों का विकास शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से संभव है। वह संभव कैसे है, इस चीज को भी हम समझते हैं। ये आदत क्या होते हैं? आदत हमारे व्यवहार के रूप में होते हैं। ये हमारा जो व्यवहार होता है, जो बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है, जो हम क्रिया करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, शाब्दिक रूप में और अशाब्दिक रूप में, जनरली शाब्दिक रूप में और क्रियात्मक रूप में ही व्यवहार प्रदर्शित होती है। लेकिन कुछ कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जो हमारे सांवेगिक स्थिति को बताते हैं, जैसे आंख लाल कर देते हैं या नाक भौं चढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे अशाब्दिक स्थिति होते हैं। लेकिन हमारे जो क्रियात्मक व्यवहार की स्थिति में ये भी प्रदर्शित होते हैं, जो कि बाह्य लोग इसे समझ जाते हैं कि व्यक्ति जो है गुस्सा में। इस तरह से हम अध्ययन की आदतों का विकास हम कैसे करेंगे? एक छात्र के अंदर शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करना होगा, ऐसे व्यवहार को जागृत करना होगा उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार से, कि वे जो है अपने पढ़ाई के प्रति जो है लगनशील हों, उसके प्रति प्रेरित हों, लगनशील हों और प्रेरित हों। क्योंकि जब तक प्रेरित नहीं होंगे, उनके अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत नहीं होगी, तब तक के वह छात्र जो है अध्ययन के लिए उन्मुख नहीं हो सकता। और शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से सबसे बड़ी चीज जो की जाती है, वह अध्ययन के आदतों का विकास एक विद्यार्थी के अंदर किया जाता है, जिससे वह विद्यार्थी जो है अपने आप को प्रेरित मानता है और प्रेरित होकर के अध्ययन की आदतों का विकास उसके अंदर हो जाता है और पढ़ने के लिए विद्यार्थी जो है उन्मुख हो जाता है। उत्तम अभिरुचि का विकास करना शैक्षिक निर्देशन का एक लक्ष्य है। अब उत्तम अभिरुचि का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से, हम इस चीज को भी समझते हैं। उनकी रुचियों को प्रेरित करने के लिए, उनकी अभिरुचियों को प्रेरित करने के लिए छात्रों की जो उत्तम रूप में है, उन्हें विविध क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। विविध क्रियाओं में
भाग लेने हेतु प्रेरित करना। शैक्षिक निर्देशन में उत्तम अभिरुचि का विकास करने के लिए छात्रों को विविध क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है और वह जब प्रेरित होगा तब बच्चा क्या होगा, अब अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करेगा और प्रोत्साहित होकर के उसको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसी प्रोत्साहन मिलेगा वह भिन्न भिन्न क्रियाओं में भाग लेगा और अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करता है, भाग लेकर के भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये भागीदारी जो है उसे सफलता तक ले जाने का कार्य करती है। उस भागीदारी से वह जो बालक है वह सफल होता है और शैक्षिक निर्देशन इसी चीज का पहल करता है। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में उत्तम अभिरुचि का विकास छात्रों में इसके माध्यम से किया जा सकता है। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे, उत्तम अभिरुचि का विकास के साथ स्वस्थ समायोजन भी जरूरी है। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों में स्वस्थ समायोजन किस प्रकार से हो सकता है। समायोजन के बारे में हमने समझा था कि समायोजन, जिसको अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं, एक प्रकार की स्थिति है, परिस्थिति है जो हमें वस्तु के अनुरूप, कार्य के अनुरूप हमारे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। और जब हम समायोजित हो जाते हैं तो हमारा जो कोई भी कार्य जो हम करना चाहते हैं वह सफल होता है। तो सफल हो और स्वस्थ हो। स्वस्थ की हम जो अर्थ की बात करें स्वस्थ के सेंस में, तो स्वस्थ के मतलब निरोग। अब यहाँ निरोग कहने का मतलब है कोई भी प्रकार का रोग न हो। यहाँ रोग से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब जो है किसी भी प्रकार की बाधाएं न हो। शैक्षिक निर्देशन में अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाती है तो वह समायोजन के बदले कुसमायोजन की स्थिति में चला जाता है। तो शैक्षिक निर्देशन में बाधाएं ना हो, उन बाधाओं से दूर हो, समायोजित हो, तो यह शैक्षिक निर्देशन जो है सफल माना जाएगा एक छात्रों के जीवन के आगे बढ़ने के लिए। इसके आगे जो हम बात करेंगे आत्म अनुशासन के विकास के बारे में, कि आत्म अनुशासन का विकास एक छात्र के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित होता है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में। आत्म अनुशासन का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के माध्यम से, हम इस चीज को भी समझते हैं। आत्म अनुशासन अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। हम सेल्फ डिसिप्लिन किस प्रकार से हो सकते हैं, हम अपने आप को अनुशासित किस प्रकार से कर सकते हैं, ये शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में यह भी शामिल है। यह हमें आत्म अनुशासित बनाने का कार्य जो करता है। हम आत्म अनुशासित किस प्रकार से हो सकते हैं इस चीज के बारे में, हमारे पास जो है दो प्रकार के छात्र हमारी कक्षा में उपस्थित होते हैं। जब हम अध्यापन के लिए जाते हैं किसी भी विद्यालय में, तो कुछ कुछ छात्र जो हैं समायोजित होते हैं और कुछ कुछ छात्र जो होते हैं कुसमायोजित होते हैं। अब जो समायोजित छात्र होते हैं वह तो एडजस्टेड होते हैं, ये नॉन एडजस्टेड। तो समायोजित छात्र जो होते हैं वह जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी कार्य को करने के लिए दिया जाता है, वह कार्य को भलीभांति वह करते हैं, समझते हैं कि हाँ हमें कौन से दिशा निर्देश का पालन करना है, शिक्षक हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। लेकिन कुसमायोजित छात्र जो होते हैं वह अपराधी किस्म के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के।
वह ऐसी ऐसी गतिविधियों को करते हैं जो शायद आप उम्मीद नहीं कर पाए होंगे कि इस प्रकार की स्थिति। तो ऐसी स्थिति वाले बालक जो है आत्मानुशासित नहीं होते और ये आत्मानुशासित नहीं होने के कारण जो है आपके शैक्षिक निर्देशन को सफल ना करके ये असफल स्थिति की ओर ले जाते हैं। तो कुछ समायोजित बालकों को इस प्रकार से निर्देशित करके आत्मानुशासित किया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से उसे इस प्रकार के माहौल प्रदान करके और उसे शैक्षिक निर्देशन दे करके आत्मानुशासित किया जा सकता है। तो छात्रों के अंदर आत्मानुशासन का विकास किया जा सकता है। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे 8वां शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी के बारे में। शैक्षिक अवसर क्या है और व्यावसायिक अवसर क्या क्या होते हैं उन चीज के बारे में। शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी। शैक्षिक निर्देशन में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में यह भी आता है। शैक्षिक निर्देशन सिर्फ शैक्षिक स्थितियों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उन्हें एक व्यवसाय परक व्यवसाय के अवसरों तक पहुंचाना शैक्षिक निर्देशन का लक्ष्य होता है, उनका एक उद्देश्य होता है। क्योंकि छात्र पढ़ लिख करके क्या करेंगे, आगे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का चुनाव करेंगे अपने रुचि और क्षमता के अनुसार से। क्या उनकी रुचि है, क्या उनकी योग्यता है, क्या उनकी क्षमता है। रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार से वह जो है व्यवसायों का चयन करते हैं। तो व्यवसायों के चयन में उनकी शैक्षिक स्थिति और रुचि, योग्यता और क्षमता शामिल होती है। अब इन दोनों के बीच में सामंजस्य है और इसके साथ साथ जो शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, इनके बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए शैक्षिक निर्देशनकर्ता को, तभी शैक्षिक निर्देशन सफल माना जाएगा। और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जानकारी हर एक बच्चों को दिया जाए और उनकी योग्यता और उनकी क्षमता कौन से क्षेत्र में अधिक विकसित हो सकती है, इसके बारे में भी समझ करके जानकारी दिया जाए ताकि शैक्षिक निर्देशन जो है सफल हो। उसके आगे हम बात करेंगे वह समाज कल्याण के बारे में। समाज कल्याण से संबंधित शैक्षिक निर्देशन के एक उद्देश्य में समाज का कल्याण करना है। समाज का कल्याण किस प्रकार से होगा, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम किस प्रकार से एक छात्र कर सकता, क्योंकि छात्र जो है समाज का हिस्सा होता है और आगे वाले जो भविष्य होते हैं वो एक समाज के एक व्यक्ति के रूप में एक नेतृत्व करता, निर्देशन करता, एक देश के भविष्य के रूप में छात्र को माना जाता है, जाना जाता है। तो हमारा समाज व्यवस्थित हो और अच्छे तरीके से संचालित हो, समाज में किसी प्रकार की गलत स्थितियां ना आए, किसी प्रकार की वैसी परिस्थितियां कायम ना हो जो कि हमारे समाज को कुसमायोजित स्थिति में लेके जाए। तो ऐसे छात्रों को निर्देशित किया जाना चाहिए शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से। हमारे समाज का कल्याण किस प्रकार, समाज गति उन्मुख किस प्रकार से हो सकता है, हमारा समाज विकास कैसे करेगा, इन चीजों की समझदारी जो है एक छात्र के अंदर होनी चाहिए। और इन सभी चीजों की जानकारी कैसे हो सकता है, वो शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से ही संभव है। तो
शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से इन सभी चीजों की जानकारी हो, और इन सभी चीजों की जानकारी के साथ जो है बच्चे जो है अपने आप को एक गाइडेड पर्सन के रूप में अभिव्यक्त करेंगे और समाज कल्याण की बातें सोचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और 10वें बिंदु की तरफ हम बात करते हैं शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में। इसके अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं निर्णय लेना। अब आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक निर्देशन की स्थिति जाना, जिनमें हमने जाना छात्रों की उनकी क्षमता का ज्ञान कराना पहले स्थिति में। दूसरी स्थिति में हमने जाना उनकी अंतःशक्तियों को समझने में सहायता करना और उनकी क्षमता का ज्ञान कराना। और तीसरी स्थिति जो है पाठ्यक्रम में चयन में सहायता। चौथी स्थिति हमने जाना अध्ययन की आदतों का विकास करना। पांचवी स्थिति है शैक्षिक उद्देश्य के निर्देशन के उद्देश्य में उत्तम अभिरुचि का विकास, स्वस्थ समायोजन, आत्मानुशासन का विकास, शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी, समाज के कल्याण के से संबंधित जानकारी। अब इतने चीज को समझ करके अगर सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो सकता है, मतलब कि जो निर्णय हो वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो, सेल्फ डिसीजन स्व निर्णय अगर छात्र ले रहा है, यानी कि शैक्षिक निर्देशन सफल है। इतना के बावजूद भी अगर बालक जो है एक छात्र जो स्व निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा माना जाएगा कि शैक्षिक निर्देशन की अभी उसे और आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्व निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना, कि इस योग्यता का विकास जब उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी वह किसी भी समस्याओं को समाधान कर सकता है स्व निर्णय के माध्यम से, तो फिर जो है वह शैक्षिक निर्देशन सफल माना जाएगा। हमारे जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, जिसमें हमारे पारिवारिक समस्याएं हैं और पारिवारिक के साथ साथ सहपाठी के अंतर्गत समस्याएं, विद्यालय में कुछ समस्याएं आती है और विद्यालयी समस्याओं के साथ साथ जो है शिक्षक से संबंधित समस्याएं हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं हैं, और हमारे जो भावी जीवन है उनमें समस्याएं देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है उसका समाधान किस प्रकार से होगा, ये समाधान के लिए हमें स्व निर्णय लेना होगा, क्योंकि हर समय हमें निर्देशन नहीं हो सकता है, हर एक स्थिति में हम निर्देशन की स्थिति में नहीं हो सकते। तो स्व निर्णय का विकास जब हमारे अंदर हो जाएगा, स्व निर्णय लेने की स्थिति में जब हो जाएंगे, शैक्षिक निर्देशन इसी चीज को प्रोत्साहित करता है और स्व निर्णय की क्षमता का विकास करता है, जिसके कारण जो है शैक्षिक निर्देशन जो है एक निर्णायक पहलू के रूप में भी कार्य करता है। तो शैक्षिक निर्देशन की स्थिति में हमने जो समझा वह इस प्रकार से शैक्षिक निर्देशन हमारे एक छात्र के जीवन में उपयोगी है और कौन कौन से उद्देश्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि शैक्षिक निर्देशन क्या है और शैक्षिक निर्देशन के क्या परिभाषाएं हैं और शैक्षिक निर्देशन के क्या उद्देश्य है। इन सभी चीजों के बारे में हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो का जो आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम सक्सेस बाय जीवन का, इसको आप टेलीग्राम पर सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक के मिलती रहे। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।